लिंटियन कहता है कि उसे अच्छा लगता है उसे ग्रो होते देखना। जैसे ही वो ये बोलता है उसके बॉडी से फायर इमिट होने लगता है जैसे ही वो अपने नए हीरो क्लास की ताकत का यूज करता है। फिर भी लिंटियन बर्जर्कर से पूछता है कि क्या वो सच में उसे चैलेंज करना चाहता है। इस बार उसके पूरे बॉडी को फायर सराउंड कर लेता है और बर्जर्कर और बॉस एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं जैसे किसी स्टैंड ऑफ में हो। कुछ हीरो क्लास गॉब्लिन्स जो वॉर से वापस आए हैं बर्जर्कर को हेल करते हैं और कहते हैं मार दो लिंटियन को और दिखाओ कौन बॉस है। वो आगे बोलते हैं कि उसे मारकर उसकी औरतों को भी छीन लो। लिंटियन बस हंसता है और कहता है कि वो एक बार फिर कुछ कंफर्म करना चाहता है। वो अपने मैजिकल पावर से हाथों में फायर पैदा करता है और वो हीरो क्लास गॉब्लिन से कहता है कि जो उसे फॉलो करना चाहते हैं वो उसके पीछे आ जाएं और बाकी सभी मारे जाएंगे। इस बीच एडवेंचरर्स के कैप्टन को ये जानकर हैरानी होती है कि हीरो क्लास गॉब्लिन्स का लीडर इतना सिंपल दिखने वाला इंसान है। वो सोचता है कि उनकी किस्मत अच्छी है कि ट्राइब में इंटरनल पावर टसल्स चल रही है जिससे उन्हें एस्केप करने का अच्छा चांस मिल सकता है। कैप्टन ये भी बिलीव करता है कि लिंटियन पावर्स यूज कर सकता है लेकिन उसके और बर्जर्कर के बीच स्ट्रेंथ का गैप बहुत बड़ा है। कैप्टन डिसाइड करता है कि वो लिंटियन के मारे जाने का वेट करेगा ताकि उन्हें एस्केप करने का सही मौका मिल सके। जब हीरो क्लास गॉब्लिन्स में से बहुत से लोग लिंटियन के पीछे आ जाते हैं तो लिंटियन मजाक में कहता है लगता है मैं बेटर लीडर हूँ क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग बर्जर्कर के साथ खड़े हैं। बर्जर्कर सीधा कहता है कि उसे फॉलोअरशिप से कोई लेना देना नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है स्ट्रेंथ को पाना। जैसे ही वो ये स्टेटमेंट देता है बर्जर्कर अपनी वेपन को पकड़ता है और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। बर्जर्कर बॉस पर कई स्ट्राइक्स करता है लेकिन लिंटियन बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। कैप्टन जो जमीन से बंधा हुआ है कमेंटेटर की तरह एक्ट करता है और नोटिस करता है कि बर्जर्कर के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन बॉस बहुत तेज है। जब लिंटियन सारे अटैक्स डॉज कर लेता है तो वो बर्जर्कर से कहता है कि वो सोर्ड के साथ अच्छा है लेकिन अचानक वो अपना क्रॉसबो निकालता है और उस पर फायर कर देता है। अब भी उसके चेहरे पर वही स्लाइड ग्रीन होता है। एलिमेंटल एरो ब्रेकनेक स्पीड से सीधा बर्जर्कर की ओर जाता है। बर्जर्कर जो तेजी से सोचता है वो समझता है कि ये वेपन उसने पहले कभी नहीं देखा। एरो की स्पीड देखते हुए वो जल्दी सोचता है कि वो इसे डॉज नहीं कर सकता और उसका बेस्ट चांस है इसे टैंक करना। बर्जर्कर तुरंत अपनी वेपन से खुद को शील्ड करता है और अटैक के साथ चार्ज करता है। लिंटियन बर्जर्कर की क्विक थिंकिंग से इंप्रेस्ड होता है लेकिन बस खड़ा रहता है और जैसे ही बर्जर्कर अपने सोर्ड से एक फेटल ब्लो लैंड करने की कोशिश करता है उस इमेंस एनर्जी की वजह से बैटल फील्ड पर एक स्ट्रेंज फायर इरप्ट हो जाता है जिससे पूरा बैटल ऑन लुकर्स की नजर से छिप जाता है। जब एक्सप्लोजन क्लियर हो जाता है बर्जर्कर सरप्राइज होता है ये देखकर कि बॉस ने उसके ब्लेड को ऐसे ही पकड़ लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी। लिंटियन उसे बताता है कि वो एक अच्छा फाइटर है लेकिन उसे समझना होगा कि वो किसके सामने खड़ा है। लिंटियन ने अपनी ब्लेड स्टील लोडर स्किल यूज की थी जिससे वो 3 बार इनकमिंग वेपन को अपने बेयर हैंड से इतनी क्लोज कॉम्बैट में पकड़ सकता था। बॉस अपना क्रॉसबो निकालता है और उसे क्लोज रेंज से सीधे बर्जर्कर के फेस पर फायर कर देता है। बर्जर्कर देखता है कि फायरी एरो उसके फेस की ओर आ रहा है और उसे लगता है कि उसका अंत आ गया। एरो का फेटल ब्लो लैंड होते ही बर्जर्कर का कुछ खून हर तरफ बिखर जाता है। लिंटियन उससे पूछता है कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है लेकिन बर्जर्कर जिसने एरो के इम्पैक्ट से अपनी दोनों आंखें खो दी थी मना कर देता है और डेथ पेनल्टी को एक्सेप्ट कर लेता है। बॉस उसे बस देखता है वंडरिंग कि उसने ये सब कहां से सीखा और उसकी जिद्दी नेचर पर गौर करता है। मीनवाइल बाकी हीरो क्लास गॉब्लिन्स जिन्होंने बगावत की थी जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाते हैं और बॉस से माफी मांगने लगते हैं ये कहते हुए कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। वो क्लेम करते हैं कि अब वो लॉयल बन जाएंगे और उसे हमेशा फॉलो करेंगे। लिंटियन जो बस उन्हें ग्लेयर कर रहा होता है सोचता है कि ये सब बस स्पाइनलेस ट्रैश है। अचानक बर्जर्कर की सारी चोटें ठीक हो जाती हैं और उसकी आंखें रिजनरेट हो जाती हैं। बॉस उसे उठने के लिए कहता है और वो उठता है। टर्न्स आउट कि बॉस ने फ्रेया से कहा था कि वो अपनी मैजिक यूज करके एरो के एडवर्स इफेक्ट को रिवर्स कर दे और बर्जर्कर को हील कर दे। बॉस उसे बताता है कि वो करेजस है और वादा करता है कि जब तक वो वफादार रहेगा उसे नहीं मारा जाएगा। बर्जर्कर को इस अचानक हुए टर्न ऑफ इवेंट्स पर सरप्राइज होता है तो वो पूछता है कि क्या बॉस सच में अपने कहे हुए पर कायम है। लिंटियन उसे बताता है कि हाँ वो सच कह रहा है लेकिन वो बाकी हीरो क्लास गॉब्लिन्स को माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो सब स्पाइनलेस ट्रैश है। इसलिए वो बर्जर्कर से कहता है कि उन सबको मार डालो। हीरो क्लास गॉब्लिन्स जिन्होंने बगावत की थी जब बॉस का वर्डिक्ट सुनते हैं तो उनके मुंह खुले रह जाते हैं रियलाइजिंग कि उनका वक्त आ चुका है। बर्जर्कर बॉस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बख्श दी और वादा करता है कि इस दयालुता की वजह से वो हमेशा बॉस का साथ देगा। वो रिबेलियस हीरो क्लास गॉब्लिन्स की ओर डेविलिश लुक के साथ देखता है और बॉस से कहता है कि उन्हें उसी पर छोड़ दे। रिबेलियस गॉब्लिन्स बस वहीं खड़े रहते हैं स्टन्ड अपने अंत का इंतजार करते हुए क्योंकि उन्हें पता है कि वो बर्सर्कर की स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर सकते। जैसे ही बर्सर्कर उनकी ओर बढ़ता है वो डर के मारे कांपने लगते हैं और उससे मिन्नतें करने लगते हैं कि उन्हें बख्श दे लेकिन वो उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। बर्सर्कर उन्हें टुकड़ों में फाड़ देता है और उनके बॉडीज को पूरे टाउन के सामने छोड़ देता है। बॉस अपने बाकी लोअर लेवल गॉब्लिन बच्चों को आदेश देता है कि वो हीरो क्लास गॉब्लिन्स के कॉर्प्सेस पर फीड करें क्योंकि इससे वो और ताकतवर बनेंगे। गॉब्लिन्स जो खाने की बात सुनते ही 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तुरंत उन कॉर्प्सेस की ओर भागते हैं और अपनी भूख मिटाने लगते हैं। बाकी गॉब्लिन्स बॉस की तारीफ करते हैं और वादा करते हैं कि वो जिंदगी भर उसे फॉलो करेंगे। इस बीच नया कैप्टन जो लोडर के पास बंधा हुआ है उसे पूछता है कि उसने कौन सा भयानक मॉन्स्टर उकसा दिया है। एडवेंचरर्स का कैप्टन उसे बताता है कि ये कोई मामूली म्यूटेटेड गॉब्लिन नहीं है बल्कि ऐसा मॉन्स्टर है जो पूरे एम्पायर को हिला देगा। लिंटियन धीरे धीरे लोडर की तरफ बढ़ता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसे वो शो मिस करा दिया जो उन्होंने अभी अभी किया था। वो ये भी बताता है कि उसे नहीं लगता था कि लोडर ने सोचा होगा कि ये बेकार वॉरियर्स उसे बचा पाएंगे। लिंटियन बस हंसता है और कहता है कि लोडर कितना नाइव है। लोडर जवाब देता है कि ये सब सोर्ड सेंटर्स की गलती है क्योंकि वो तो बस टाउन में छिपी रहती है उसे गाली देते हुए। लोडर जो अब पागल होता जा रहा है अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है और चिल्लाता है कि ये सब ट्रैश है। नया कैप्टन लिंटियन से कहता है कि वो इतना एरोगेंट ना हो क्योंकि सोर्ड सेंटर्स यहाँ आएगी।
जैसे ही वो सारे ड्रैगन से निपट लेगी और पूरी ट्राइब को खत्म कर देगी। लिन तियन बस हंसता है और कैप्टन से पूछता है कि क्या वो सोचता है कि ड्रैगन्स अपने आप ही काम कर रहे हैं। वो उसे थैंक्स कहता है क्योंकि इससे उसे पता चलता है कि पर्पल ड्रैगन मदर अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है। कैप्टन समझ जाता है कि लिन तियन को ड्रैगन्स के अटैक्स के बारे में कुछ पता है, तो वो उसकी तारीफ करता है कि उसने सोर्ड सेंटेस और पूरी रॉयल आर्मी को ट्रिक कर दिया। कैप्टन उसे कहता है कि वो मरना पसंद करेगा बजाय लोडर जैसी हालत में होने के, इसलिए वो लिन तियन से कहता है कि जल्दी खत्म कर दे। लिन तियन जो उसकी रैंट सुन रहा है बस डिसअपॉइंटमेंट से उसे देखता रहता है। आखिरकार लिन तियन उसे बताता है कि वो उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा और फिर उसका खून बहा देता है। इस बीच सोर्ड सेंटेस के कमरे में उसका एक नाइट गार्ड उसे जगाता है, बार बार उसका नाम पुकारते हुए। वो उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है जबकि उन्होंने अभी अभी ड्रैगन्स को सक्सेसफुली भगा दिया था। जब वो जवाब देने में हिचकिचाता है तो वो पूछती है कि क्या उसने जो नाइट्स एन्चेंटेड फॉरेस्ट में भेजे थे वो वापस आ गए हैं, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि हाँ वो वापस आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जिंदा वापस आया है। ये खबर सुनकर लेडी शॉक में आ जाती है। वो बाहर जाती है उस इंजर्ड नाइट को देखने जो अकेला लौटा है और नन्स उसे बताती हैं कि वो बहुत बुरी तरह से घायल है और हीलिंग पोशंस अब उस पर काम नहीं कर रही हैं। सोर्ड सेंटेस उसे गुस्से से देखती है और उससे पूछती है कि वो इतना ज्यादा घायल कैसे हो गया और बाकी नाइट्स कहाँ हैं। नाइट जो अपने डेथ बेड पर हेल्पलेसली पड़ा हुआ है हकलाते हुए सोर्ड सेंटेस को बताता है कि उन्हें हीरो क्लास गॉब्लिन्स के एक ग्रुप का सामना करना पड़ा। वो उसे कैप्टन और बाकी सभी को बचाने की भीख मांगता है और दर्द की वजह से खांसने लगता है। वो मुश्किल से बोल पाता है और उन्हें सतर्क रहने को कहता है क्योंकि गॉब्लिन्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और उसकी ये बात सुनकर पास की नन्स डर जाती है। नाइट जल्द ही पेन और एग्जॉस्शन की वजह से बेहोश हो जाता है। नन जल्दी से उसके पास दौड़कर जाती है और उसे कहती है कि स्ट्रांग बने रहो। इसी बीच पास खड़ा एक मेज चौंक कर कहता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि गॉब्लिन्स इतना डैमेज कर सके। नाइट्स का लीडर जोर से घोषणा करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हीरो क्लास गॉब्लिन्स हैं, हमें इन लो लेवल बीस्ट्स को खत्म करना चाहिए। सोर्ड सेंटेस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो चुप्पी तोड़ती है और बाकी लोगों से कहती है कि अभी अपने प्लान्स को होल्ड पर रखो। वो एक्सप्लेन करती है कि ड्रैगन्स का हमला बढ़ता जा रहा है और अगर हम चले गए तो वो और आसानी से हमला कर सकते हैं। साथ ही वो कहती है कि गॉब्लिन्स कभी भी एम्बुश कर सकते हैं और इस समय उसके पास इतने लोग नहीं हैं कि वो अकेले उनका सामना कर सके। वो नाइट के लीडर को कहती है कि वो रॉयल फैमिली से संपर्क करे ताकि ब्राइट टाउन में और सपोर्ट भेजा जा सके। वो कहती है कि जब सही वक्त आएगा तो वो खुद अपने हाथों से गॉब्लिन्स और पर्पल गोल्ड ड्रैगन का खात्मा कर देगी। नाइट लीडर उससे पूछता है कि जो सिल्वर ब्लेड टीम के सदस्य अभी भी गॉब्लिन्स की पकड़ में है उनके बारे में क्या करेंगे। मेज उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उनके पास कोई बचने का चांस है। अचानक कासिमोव जो रीपर नाइट्स टीम का कैप्टन है उनकी बातचीत में कूद पड़ता है और सोर्ड सेंटेस से कहता है कि उन लोगों को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जो लोग ज्यादा डींगे हाँकते हैं वो पहले मरते हैं, तो अगर सिल्वर ब्लेड टीम ज्यादा घमंडी हो गई थी तो उनकी मौत लाजमी थी। कासिमोव परमिशन मांगता है कि वो खुद जाकर उन बचे हुए लोगों को बचा ले और गॉब्लिन्स का सफाया कर दे। सोर्ड सेंटेस बस हंसती है और उसे याद दिलाती है कि पूरी की पूरी टीम वाइप आउट हो गई थी तो वो अकेले क्यों जाना चाहता है। कासिमोव अपनी टोपी उतारने लगता है और कहता है कि उसने पहले अकेले ही 4 टाइटन वॉरियर्स को हराया है, तो ये भी कुछ खास अलग नहीं होगा। वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और कहता है कि भले ही ये हीरो क्लास गॉब्लिन्स का ग्रुप हो, उन्हें उसकी तरफ उंगली उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो अपने चेहरे का दूसरा हिस्सा एक्सपोज करता है और एक भयानक स्कार दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि उसने इससे भी बुरी चीजें देखी हैं और वो जिंदा बचा है। जब सोर्ड सेंटेस उसे जाने की अनुमति देती है तो वो कहता है कि बस अच्छे न्यूज का इंतजार करना। इस बीच गॉब्लिन ट्राइब में सब ठीक चल रहा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने एक दीवार बना ली है। अंदर लिन सिस्टम से कहता है कि सिमुलेशन पैनल खोलो ताकि वो जान सके कि अगले कुछ दिनों में उन पर क्या बीतेगा। जब सिमुलेशन पैनल लॉर्ड होता है तो दिखाता है कि उन्होंने इंसानों की रेस के खिलाफ खुद का बचाव किया है। सिस्टम बताता है कि उसने गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स को सक्सेसफुली लीड किया और हीरो क्लास क्लैन को बनाया। उसने वफादार सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया और अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की, जिससे उसे गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स दोनों से ज्यादा सम्मान मिला। सिस्टम आखिर में दिखाता है कि सोर्ड सेंटेस के आदेश पर कासिमोव, जिसे ग्रिम रीपर के नाम से जाना जाता है, क्लैन में घुसकर उसके कई लोगों को मार डालेगा। भले ही लिन उसे रोकने में सफल हो, लेकिन क्लैन को भारी नुकसान होगा। लिन को यह जानकर हैरानी होती है कि कासिमोव अकेला उसकी पूरी ट्राइब पर हमला करेगा। वो सोचता है कि ये आदमी कितना नाइव हो सकता है और ये भी सोचता है कि एक अकेला आदमी कैसे उसकी ट्राइब को इतना नुकसान पहुंचा सकता है। सिस्टम उसे 3 ऑप्शंस दिखाता है और बताता है कि उसका पहला ऑप्शन है कि वो हमला टालने के लिए माइग्रेट करे, जिससे उसे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि वो कासिमोव पर एम्बुश करे, जिससे उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि वो पहले हमला करे और कासिमोव को मार डाले, जिससे उसे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। लिन आखिरी ऑप्शन चुनता है और डिसाइड करता है कि इंतजार करने से बेहतर है कि वो पहले हमला करे। वो सोचता है कि अगर वो पहले हमला करता है तो उनके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सिमुलेशन सिस्टम उसके सिलेक्शन की सिमुलेशन दिखाता है और बताता है कि उसका और कासिमोव का मुकाबला जानलेवा होगा और सिस्टम गॉड से उसके लिए प्रार्थना करता है। जब उसे उसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं, सिस्टम उसे सिमुलेशन ऑप्शन दिखाता है कि कासिमोव के आने में 3 दिन बचे हैं और उसे कासिमोव की जान लेनी होगी। लिन सोचता है कि लगता है ये कासिमोव कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि सिस्टम कहता है कि ये मौत का मुकाबला होगा। वो डिसाइड करता है कि हमला करने से पहले कासिमोव के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना समझदारी होगी। ट्राइब में कैप्टन लोडर पागलों की तरह हंसता है जब उसे पता चलता है कि कासिमोव पास में है। वो क्रॉस पर बंधे हुए ही पागलों की तरह हंसता है और किसी ऐसे इंसान के आने का जश्न मनाता है जो आखिरकार जानता है कि उसे क्या करना है। वो लिन और उसकी लेडीज से कहता है कि वो सब मारे जाएंगे क्योंकि कासिमोव ने कई टाइटन वॉरियर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जब बॉस लोडर की बात सुनता है तो वो कहता है कि लगता है नाइट्स इस कासिमोव पर बहुत भरोसा करते हैं। वो आगे बढ़कर लोडर से पूछता है कि ये टाइटन वॉरियर्स क्या होते हैं। लोडर उसे बताता है कि टाइटन वॉरियर्स वो होते हैं जो दुश्मन देश के टाइटन जीन्स के साथ म्यूटेट होते हैं, जिससे उन्हें बेहद ताकत मिलती है। ये वो क्रीचर्स होते हैं जो आसानी से क्लास 5 बीस्ट्स को अपने बेयर हैंड से खत्म कर सकते हैं। कैप्टन फिर से पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि अगर कासिमोव यहाँ आ रहा है तो उनके लिए सब खत्म हो चुका है। लिन लोडर की बात से सहमत होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि कासिमोव सच में डरने लायक ओपोनेंट है और लोडर उसे कहता है कि बस अब इंतजार कर, तुझे भी पता चल जाएगा। लिन मन ही मन सोचता है और डिसाइड करता है कि बेहतर होगा कि किसी को भेजकर इस कासिमोव के बारे में जानकारी जुटवाई जाए। कुछ दिन बाद कासिमोव अपने घोड़े पर अकेले ही एन्चेंटेड फॉरेस्ट में आता है। जैसे ही वो अंदर आता है उसे महसूस होता है कि पूरे जंगल में एक भी बीस्ट नहीं है, जो बहुत ही अजीब बात है। वो आगे बढ़ता है और उसे सिल्वर ब्लेड टीम के मरे हुए सदस्यों के खून से लथपथ अवशेष मिलते हैं।
वो खून के दाग देखता है और उन्हें जमीन पर पड़ी कचरा टीम कहकर मजाक उड़ाता है। वहाँ एक टूटी हुई ढाल, कुछ मेज के कपड़े और एक लावारिस तलवार पड़ी होती है। ग्रिम रीपर ताजगी से भरी खून की खुशबू और पूरी स्थिति का मजाक उड़ाता है और लगता है कि वो इसे लेकर काफी एक्साइटेड है। वो खून के सीन को करीब से देखता है और सोचता है कि इस बार शायद उसे कुछ मजा आए। जैसे ही वो ये सोचता है, अचानक उसे पास से किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है और सोचता है कि ये चीख कहाँ से आ रही है। वो तेजी से उस दिशा में भागता है जहाँ से चीख की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचने पर उसे जमीन पर पड़ी एक औरत दिखती है जो उसकी तरफ पीट करके बैठी होती है और बुरी तरह घायल लग रही है। कासिमोव अपने घोड़े से उतरता भी नहीं है और उस कांपती हुई औरत से पूछता है कि वो कौन है। इफ्रेया, जो कांपने लगती है, धीरे धीरे पलटती है और उसे देखती है। कासिमोव उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे जंगल में इस हालत में देखकर अलर्ट हो जाता है। इफ्रेया की आंखों में आंसू होते हैं और वो उससे मदद की भीख मांगती है। अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है। कासिमोव उसे नाम से पुकारता है और सोचता है कि गॉब्लिन्स ने उसे मारा क्यों नहीं। वो उससे पूछता है कि आखिर वो कैसे बच गई और लोडर कहाँ है। वो रोने लगती है और कहती है कि वो किसी तरह गॉब्लिन ट्राइब से भागने में कामयाब रही, लेकिन लोडर मारा गया। कासिमोव को यह सुनकर हैरानी होती है कि लोडर मारा गया और वो उससे गॉब्लिन ट्राइब का लोकेशन पूछता है। इफ्रेया उसकी तरफ इशारा करके बताती है कि ट्राइब उस दिशा में है और कहती है कि वो बहुत डरावने हैं। जब वो उसे ये बताने की कोशिश करती है कि गॉब्लिन्स कितने डरावने हैं, कासिमोव सार्कास्टिकली पूछता है, अच्छा सच में? वो तुरंत अपने घोड़े को दौड़ा देता है ताकि वो गॉब्लिन ट्राइब को अकेले ही खत्म कर सके। इस बीच वो इफ्रेया को पीछे छोड़ देता है और वो उसे आवाज देकर उसे वापस बुलाने की भीख मांगती है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और उसे कहता है कि खुद ही वापस जाओ। वो उसे परेशान न करने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ काम निपटाने हैं और फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही कासिमोव आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि उसकी एक क्लास है जिसे सोलो नाइट कहा जाता है। उसकी क्लास स्किल उसे अकेले काम करने पर 30% का एलिमेंटल बफ देती है। उसकी क्लास उसे हर दुश्मन को मारने पर 20% का एलिमेंटल बफ भी देती है। इस स्टैकिंग इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती जब तक कि वो लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। कासिमोव अपनी नजरें लक्ष्य पर जमाए रखता है और सोचता है कि चूंकि लोडर मर चुका है, ये उसके लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब उसके सोलो केएन स्किल को एक्टिवेट करने से कोई नहीं रोक सकता। वो ये सोचता है कि अगर उसने पहले गोब्लिन ट्राइब पर हमला किया और अपना बफ स्टैक किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सारे हीरो क्लास गोब्लिन ही क्यों ना हो। जैसे ही ग्रिम रीपर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, अचानक वो एक ट्रिप रोप से टकराता है, लेकिन वो इतनी तेज गति से जा रहा होता है कि जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता। वो रोप उसके घोड़े को गिरा देती है, लेकिन कासिमोव अपने हाथों पर गिरता है और खुद को वापस खड़ा कर लेता है। वो पीछे मुड़कर ट्रैप को देखता है और सोचता है कि क्या ये कोई एम्बुश है। अचानक से इफ्रेया वहाँ एक हथियार लेकर आ जाती है और इस बार उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लगता। उसे देखकर कासिमोव हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो अभी तक टाउन वापस क्यों नहीं गई। अचानक इफ्रेया अपने होली लाइट ब्लास्ट मैजिक अटैक को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कासिमोव दर्द में चिल्लाने लगता है। वो अपनी छाती पकड़कर उसे हैरानी से देखता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इफ्रेया उसे देखकर मुस्कुराती है और बस इतना कहती है कि मास्टर ने उसे मारने के लिए कहा है। अपना हथियार उठाते हुए वो होली लाइट को एक्टिवेट करती है और फिर से उस पर ब्लास्ट कर देती है, जिससे कासिमोव के नीचे की जमीन टूट जाती है। कासिमोव अपनी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए खुद को एक सिनिस्टर पर्पल क्लाउड से ढक लेता है, जिसे द सोल रीपर कहते हैं। अचानक वो उस पर्पल क्लाउड से बाहर निकलता है और इफ्रेया के बाल पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। वो उसे गाली देते हुए पूछता है कि वो कौन से स्पेल के अंडर है जिससे वो उस पर हमला करने की हिम्मत कर रही है। उसे हॉस्टेज बनाकर वो उसकी स्किन पर जीभ फिराते हुए कहता है कि अगर उसने उसे मारने का प्लान किया है तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। वो उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसे सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने में मजा आता है। वो डिसाइड करता है कि उसे मार देना सही रहेगा क्योंकि ये उसके लिए बफ स्टैक करने का अच्छा मौका होगा। इफ्रेया उसकी बाहों में बेबस रहती है। इसके पहले कि वो उसे मार सके, कासिमोव को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो अकेले आया है। वो पीछे मुड़ता है और लिन को उसकी तलवार लिए देखता है। लिन उसे कहता है कि ये साफ है कि उसकी क्लास, स्किल और इक्विपमेंट तीनों को संभालना मुश्किल है। लिन की मौजूदगी से कासिमोव चौंक जाता है, लेकिन इफ्रेया सिर्फ खुशी से मुस्कुराती है। बॉस उसके हथियार को स्कैन करता है और पता चलता है कि वो ब्लैक स्टील सोर्ड है जिसका स्किल है डेथ रीपिंग, जिसमें हाई अटैक स्पीड है और AOE इफेक्ट से क्रिटिकल डैमेज 90% तक बढ़ जाता है। लिन कहता है कि अच्छा हुआ वो पहले उसे ढूंढने आ गया, क्योंकि अगर कासिमोव ने उन्हें एम्बुश कर लिया होता और बफ स्टैक कर लिया होता तो उन्हें भारी नुकसान होता। कासिमोव उसे अपनी तलवार पकड़े देख चौंक जाता है और खुद से पूछता है कि कैसे एक लो क्लास गॉब्लिन ने उसकी तलवार चुरा ली। वो अपनी गार्ड छोड़ देता है और इफ्रेया लिन की तरफ भागती है, उसे मास्टर बुलाते हुए। कासिमोव उसे गाली देता है और पूछता है कि क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को गॉब्लिन्स को बेच दिया। बॉस उससे पूछता है कि उसे क्या लेना देना है इससे। इफ्रेया तो उसकी अच्छी डॉग है। इफ्रेया उसके पास घुटनों पर बैठ जाती है और वो उसके सिर को प्यार से सहलाता है, जिसे वो बहुत एंजॉय करती है। लिन कहता है कि इफ्रेया तो एक अच्छी डॉग है, लेकिन दूसरी तरफ लिन डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसे लगा था कि कासिमोव मजबूत है, लेकिन उसे अब पता चला कि वो सिर्फ एक क्रीप है जो असैसिनेशन का शौक रखता है। कासिमोव कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने उसके बारे में जानकारी कैसे जुटाई और उसे नीच गॉब्लिन बुलाता है। वो हमला करने की तैयारी करता है और कहता है कि भले ही उसके पास उसकी तलवार और बफ स्किल न हो, फिर भी वो उसे नर्क में भेज देगा। कासिमोव एक छुपे हुए डैगर के साथ लिन की तरफ दौड़ता है, लेकिन बॉस अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। इफ्रेया उसके पीछे खड़ी होती है जब ग्रिम रीपर और करीब आता है। कासिमोव अपने ट्रैक्स में रुक जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ हीरो गॉब्लिन्स की एक टीम और एक ड्रैगन भी है। वो सब उसे तब तक एम्बुश कर चुके थे जब तक वो ध्यान नहीं दे रहा था। उनकी साइलेंट स्टेप स्किल का इस्तेमाल करके लिन के चेहरे पर एक सिनिस्टर ग्रिन आ जाती है और वो उसे कहता है कि उसे देखना है कि पहले नर्क कौन जाता है। ड्रैगन कासिमोव पर एक आग का सैलाब छोड़ता है और उसे वहीं पर जला डालता है। कासिमोव की दर्द में चीखती हुई एक धुंधली छवि आग के बीच में दिखाई देती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।